नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा, बॉटनी पढ़ाता हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि कैटलिस्ट मेडी यूट्यूब चैनल पर आपको नीट से रिलेटेड फुल सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। अभी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, अभी हम बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। उसके बाद में इस पे फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी सारी चीजें हैं, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस से लेके फुल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आज के इस वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं। पिछले वीडियोज में हम क्या कर रहे थे, हर एक चैप्टर के एक टॉपिक पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना रहे थे और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर रहे थे। लेकिन ये जो वीडियो होने वाली है, वन शॉट पे होने वाली है। इसमें जो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, उसको हम वन शॉट में कवर करेंगे। मतलब 20 से 30 मिनट मैक्सिमम लगेगा और इस पूरे चैप्टर को खलास कर देंगे। इसमें ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं बचेगा जो ना आया हो। और दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी को पहली बात तो लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। उसके साथ ही हर एक लाइन से नीट में जो पिछले साल में सवाल बने हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चन को वहीं पे रपट देंगे, वहीं पे कर लेंगे। जिस लाइन से जहां पे बना है, जिस ईयर में बना है, उसको वहीं पे निपटा देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो जो होने वाली, बहुत ही क्विक डिस्कशन होने वाला है हर एक टॉपिक का। तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही सूझबूझ के साथ हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग उधर उधर करते हैं तो चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी और आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो पहले तो हम कवर करेंगे व्हाट इज लिविंग बीइंग। जो भी टॉपिक्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, हर एक टॉपिक में जितनी भी लाइन है एनसीईआरटी की, सबको डिस्कस करेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में सवाल बने हैं उनको भी निपटाएंगे हम। ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आपको एकदम पेशेंस के साथ जुड़े रहना है और उसके बाद में लेक्चर को पूरी तरह से देखना है। ठीक है। ये जो लेक्चर रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं, तो वन शॉट रहने वाला है। तो उसमें बहुत ज्यादा डायग्राम, बहुत सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसमें जो मेन मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, जहां पे नीट ने या फिर एनटीए ने बार बार सवाल पूछा है, उन सारी चीजों को हम फटाफट फटाफट डिस्कस करेंगे। ठीक है। हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो पहला होगा व्हाट इज लिविंग विंग, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, टेक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको समझ भी आएगा और लाइन बाय लाइन कैसे सवाल बनता है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन हर एक लाइन पे सवाल कैसे बनता है उसको भी हम फटाफट डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमारा डिस्कशन होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्की के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद में टैक्सोनॉमिकल एड। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि टैक्सोनॉमिकल एड जो है वो एनसीईआरटी में अभी तो मेंशन नहीं है, लेकिन पुराने एनसीईआरटी में जिस तरह से खतरनाक पेपर एनटीए ने बनाया ना 2025 में, कब, 2025 में, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे भैया। ठीक है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना हमें। वन शॉट के नाम पे ये नहीं है कि सिर्फ आप लाइन बाय लाइन रट के चले जाओगे, हर एक चीज को डेप्थ में जानोगे भी। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल को भी डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की पहली लाइन है, क्या है, व्हाट इज लिविंग्स। लिविंग क्या होते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी conventionally look for distinctive कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना चाहें या उनके बारे में जानना चाहें, तो हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि उनके कैरेक्टर्स क्या हैं। उनको डिफाइन करने के लिए, अगर हमें उनको डिफाइन करना है, तो उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है। लाइफ इज ये लाइफ इज डिफाइंड बाय फीचर्स। देखो, जीवन जो है वो कुछ कैरेक्टर्स पे, कुछ पैरामीटर्स हैं, जिनको अगर कोई चीज फॉलो कर रही है, कोई ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये लिविंग है या फिर इसके अंदर लाइफ है। वो कैरेक्टर्स क्या है, वो फीचर्स क्या है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला कैरेक्टर है ग्रोथ, उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन, उसके बाद में आता है मेटाबॉलिज्म, और फिर रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये डिफाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है। नॉन लिविंग हम ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते, नॉन लिविंग थिंग्स को हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है। तो ये चीज कुछ लोग ऐसे, देखो मेरे पास बच्चे डाउट लेकर भी आते हैं कि सर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो नॉन लिविंग जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन पे जाए, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स कभी किसी ने पढ़ा है, तो ऑर्गेनिज्म की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, एनी लिविंग बायोलॉजिकल एंटिटी।
कोई भी लिविंग बायोलॉजिकल एंटिटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो क्या हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, या फिर कोई प्लांट हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकती है। समझ आ रही बात, तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई चीज नॉन लिविंग है तो उसको हम कोई ऑब्जेक्ट बोल देंगे। समझ आ रही बात। अब नीट 2021 में एक सवाल आया था। क्या सवाल आया था, व्हाट विच इज नॉट ये यूनिवर्सल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो यूनिवर्सल फीचर नहीं है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो कॉन्सियसनेस इज एक्सक्लूसिव टू ह्यूमन। जो कॉन्सियसनेस है वो ह्यूमंस तक ही सीमित है। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल फीचर नहीं है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स के पास नहीं होता है, ठीक है, या फिर हम किसी और की बात करें तो उनके पास नहीं होता है, तो ये ह्यूमंस तक सीमित है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दोस्तों दूसरी लाइन पे हम जाते हैं। अब यहां पे हम हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ये सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों यहां पे बताया गया है कि जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट में, जैसे अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो हमें महसूस कर पाते हैं हम उस चीज को। ठीक है, तो हम उस चीज को सेंस कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स भी कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने दिमाग में कि हाँ हमें पता चल रहा है कि गर्मी है या ठंडी है, क्या है क्या नहीं है। तो ये क्या है, यूनिक फीचर है किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिक फीचर्स जैसे मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिज्म और कॉन्सियसनेस जो है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्या है, ये दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। अब 2015 में एक सवाल आया था जो कि एनटीए ने ही पूछा था, which features alone can be taken as defining characteristics of लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें पूछा गया है कि डिफाइनिंग फीचर कौन सा है। तो दोस्तों कॉन्सियसनेस जो है उसका सही आंसर होगा। तो कॉन्सियसनेस जो है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दोस्तों अगली लाइन पे हम चलते हैं। तो एनसीईआरटी ये मेंशन करती है कि ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। कोई भी मरा हुआ इंसान या मरा हुआ ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रोथ नहीं करता। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो डेड है तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद में ग्रोथ कैन बी इंट्रिंसिक। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ क्या होता है, इंट्रिंसिक होता है। मतलब उनमें अंदर से ग्रोथ होती है। जैसे हम लोग खाते पीते हैं फिर मोटे हो जाते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है वो अंदर से होती है। और एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि क्रिस्टल, या फिर हम किसी बहुत बड़े पहाड़ की बात करें, किसी और चीज की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने आसपास अगर देखें तो कहीं पे एक गड्ढा होगा जहां पे लोग कचरा फेंक रहे हैं। तो बार बार कचरा फेंकते 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 क्या हो जाता है, उस पर एक ढेर लग जाता है, बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। तो उसकी भी ग्रोथ तो हो रही है कहीं ना कहीं से, लेकिन वो ग्रोथ कैसी है, एक्सटर्नल ग्रोथ है, क्योंकि हम बाहर से कचरा उस पर फेंक रहे हैं। आपको समझाने के लिए इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लो मैंने किसी प्लांट की बात की, किसी प्लांट की बात की, या मैंने किसी एनिमल की बात कर ली, या मैंने किसी एनिमल की बात कर ली, उसमें जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, इंट्रिंसिक होगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें जो ग्रोथ होगा वह कैसा होगा, एक्सट्रिंसिक होगा। दोस्तों अगली लाइन पर हम चलते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अकर बाई सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है। हम लोग किस में आते हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है। एक सेल होती है, छोटी सी सेल, वो आगे चल के मेटाबॉलिज्म करती है, मोटी हो जाती है, उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन करती है अपने अंदर। ठीक है, और दो न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया होती है, दो न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। सेल डिवीजन जो होता है वो की होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। अगर ग्रोथ करवानी है तो सेल डिवीजन तो करवाना ही पड़ेगा। अगर ग्रोथ करवानी है तो सेल डिवीजन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों नीट 2000
17 में एक सवाल आया था, क्या आया था? ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन। तो ये बिल्कुल सही चीज है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है। ठीक है, मतलब साथ साथ होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो किससे होता है? सेल डिवीजन से ही होता है। ठीक है, और उसी को हम रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं। मान लो ये पेरेंट सेल है और ये दोनों क्या है? डॉटर सेल्स हैं। तो इसी को वो आगे चल के कई सारे डॉटर सेल्स बनाएंगे, कॉलोनी बना लेंगे, या फिर कोई फिलामेंट बना लेंगे। समझ रहे हो आप इस बात को? तो यही इनकी ग्रोथ होती है। इसी के थ्रू ये नंबर में भी बढ़ते हैं और इसी के थ्रू ये क्या करते हैं? सेल डिवीजन भी शुरू करते हैं। ठीक है, अगली लाइन पर चलते हैं। तो एनसीईआरटी मेंशन करती है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ग्रोथ होता है इनसाइड होता है। इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल लाइन है उसको ध्यान रखने की जरूरत है। कंपेयर विथ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमेशा ये चीजें पूछी जाती है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है कैसा होता है? एक्सट्रिंसिक होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा इस पे कंपेरिजन होता रहता है। अगली लाइन देखिए, लाइन नंबर 6 जो एनसीईआरटी के है। Increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth। उसके बाद में एनसीईआरटी मेंशन करती है बोथ मास एंड नंबर जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? नीट के लिए। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीट के लिए तो मैंने लिखा है, उसको एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, लेकिन ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, कि मास अगर कोई चीज है उसका मास बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, मान लो जैसे कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मान लो एक साल पहले आपका जो वजन था, एक साल पहले आपका जो वजन था वो कितना था? 50 kg था। 50 kg था। एक साल बाद आप क्या गए? हॉस्टल आ गए और पढ़ाई करने चले गए। ठीक है, अब आप 40 kg के बचे हैं। तो मास का तो रिडक्शन हो गया। लेकिन अगर मान लो कि आप फिर से घर गए और आपने खाया पिया, तगड़े हो गए, ठीक है, और अभी आपका जो मास है, ठीक है, वेट है, वो कितना हो गया? 60 kg। तो क्या हुआ? आपका जो मास है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। ठीक है, अच्छा, ग्रोथ दोनों तरह की भी हो सकती है। पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकती है, निगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है। ओके, उसके बाद में जो बैक्टीरिया होती है उनका क्या होता है? सेल नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों अगली लाइन पर चलते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ग्रोथ के सिनोनिमस होता है। क्यों? क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अगर वो कॉलोनी भी बढ़ाते हैं तो उनका नंबर ही इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू बाइंड्री फ्यूजन इन अमीबा एंड बैक्टीरिया। ये भाई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा कि जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया एंड अमोइबा, अमीबा, इन दोनों में क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है? बाइंड्री फिजन के थ्रू होता है। कैसा होता है? बाइंड्री फिजन के थ्रू होता है। 2013 में जिस टाइम पे AIPMT हो रहा था उस टाइम पे एक सवाल आया था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल ही सही बात होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फटाफट आगे बढ़ लेते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन refer to the production of progeny possessing feature more or less similar to those of parent। देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर मैं किसी ह्यूमन की बात करूं, अगर मैं किसी ह्यूमन की बात करूं, ठीक है, एक यहां पे क्या है? मेल है और दूसरी क्या है? फीमेल है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया होती है। रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन करें हम, ये क्या है? इनका चाइल्ड है। दोस्तों अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं, रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म जिनके सेक्स क्या हो? अपोजिट हो। जिनके सेक्स क्या हो? अपोजिट हो। जिनके सेक्स अपोजिट होने ही चाहिए, अपोजिट हो। ठीक है, एक ही स्पीसीज के हो, सेम स्पीसीज के हो, सेम स्पीसीज के हो। ठीक है,
मेटिंग करें, क्या करें, मेटिंग करें, और अपने ही समान ऑफस्प्रिंग को पैदा करें। और ये जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है किसका, रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी एंड वेरिएशंस बोथ हैपन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा दोस्तों, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने स्टार्ट कर दिया है। आप उसका पहला लेक्चर अगर जाकर देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल में हर एक चीज को मैंने वहां पे समझाया है। यहां भी थोड़ा समझा देता हूं कि देखो, जो मान लो इसको हम मेल मान लेते हैं, इसको हम फीमेल मान लेते हैं। ठीक है, तो मेल के पास जो डीएनए है वो डिफरेंट है। ठीक है, और जो फीमेल के पास डीएनए है वो डिफरेंट है। तो डीएनए का एक सेट इस ऑफस्प्रिंग में कहां से आएगा, मेल से आएगा। डीएनए का दूसरा सेट आएगा फीमेल से। तो जेनेटिक मटेरियल तो पास हो रहा है, जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी तो बरकरार है, लेकिन यहां पे वेरिएशंस आ जाएगा, क्योंकि इनके पास अपना अपना डीएनए था, इनके पास अपना अपना डीएनए था, लेकिन इसके जो बच्चे हुए उनके पास दोनों का डीएनए है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाता है, वेरिएशंस आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगली लाइन पर अगर हम चले तो वहां पे आता है मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन ये होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उन सब का जो सम होता है, सम का मतलब होता है टोटल, सम का मतलब होता है टोटल। तो उन सब का जो टोटल होता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म दो तरह, देखो मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है कैटाबॉलिज्म, एक आता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको टुकड़े किए जाते हैं, उनके टुकड़े किए जाते हैं। ठीक है, और एनाबॉलिज्म क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर, जोड़कर क्या है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाया जाता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, दिस इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ये जीवन का क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। नीट 2020 में एक सवाल आया था, कब, नीट 2020 में। जो सवाल आए हैं, ठीक है, यहीं पे निपटा लेते हैं उनको। ठीक है भैया, रिस्क लेने का बिल्कुल भी नहीं है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन in vitro are not living, they are evidence of metabolic capability। जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं इन विट्रो में, वो कैसी होती हैं, एनसीईआरटी की लाइन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो उनके बारे में बताया गया है कि जो वो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, लिविंग्स होती हैं। लेकिन जो सेटअप यूज करते हैं हम, वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। सेटअप का मतलब मान लो टेस्ट ट्यूब बेबी हमको बनाना है, तो जो सेटअप हम लोग यूज कर रहे हैं, जो सेटअप हम लोग यूज कर रहे हैं, जो सेटअप हम लोग यूज कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट तो नॉन लिविंग है, लेकिन जो रिएक्शन चल रही है, जो रिएक्शन चल रही है वो कैसी है, लिविंग है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना है हम। अगला, अगला आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। जीवन की शुरुआत एक सेल से होती है। जीवन की शुरुआत किससे होती है, एक सेल से होती है। और सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जो मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है 11th का, उसके सेपरेट वीडियो मैंने हर एक टॉपिक पे बनाए हैं, उस पे बहुत अच्छे से कवर किया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगली लाइन एनसीईआरटी क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली is the most obvious and technically complicated feature of all living organism। दोस्तों हम अपने आसपास की चीजों को महसूस कर पाते हैं और उसको महसूस करके हम रिस्पॉन्स भी कर पाते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स है उनके पास क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। और यही एक यूनिक फीचर है जो सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है। ठीक है, हेंस कॉन्शियसनेस बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
कॉन्सियसनेस क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और ये जो लाइन है वो नीट में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा भैया कि इसको याद कर लीजिए। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स की अगर बात करें, अभी हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी में लिखा है कि लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो अब तक पहचानी जा चुकी हैं। वो अब तक पहचानी जा चुकी हैं, ठीक है। इतनी पहचानी जा चुकी हैं, लेकिन इनका जो एक्चुअल नंबर है अप्रॉक्स 8.7 मिलियन प्लस है। ऐसी संभावना, ऐसी गणना लगाई जा रही है हमारे बायोलॉजिस्ट के थ्रू, ठीक है। अब देखो, इतने सारे लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म और लाखों करोड़ों स्पीसीज के अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग वेराइटीज को याद रखने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, ताकि हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। अगर मान लो आप जिस स्कूल या जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां पे 10,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं दोस्तों, और आप हर एक बच्चे का नाम, हर एक बच्चे का एड्रेस याद रखें, यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। कुछ बच्चे फला सेक्शन में पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे किसी तीसरे सेक्शन में पढ़ते हैं, और अलग अलग कैटेगरी में उनको रखा गया है। अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग क्लास में हैं, तो इसलिए उनको अलग अलग रखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में अगर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है, तो उनके जो मेंबर हैं वो तो और भी बहुत ज्यादा हैं। उन सबको याद रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी दोस्तों, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या आती है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है दोस्तों? टैक्सोनॉमी होती है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नॉमनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हैं, INC। क्या है? रख सकते हैं, इंक से याद रख सकते हैं। किसको? किससे? इंक से याद रख सकते हैं, ठीक है, या फिर INC से याद रख सकते हैं। अब देखो, ये जो 3 पिलर्स हैं किसके? टेक्सोनॉमी के। आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। इनका सीक्वेंस भी याद रखना बहुत जरूरी है, नीट 2014 में कुछ ऐसा ही सवाल आया था, मैच टेक्सोनॉमिक लेवल विथ एग्जांपल्स, ठीक है। ये चीजें भी पूछी जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक सीक्वेंस और याद रखने की जरूरत है, हायरार्की को, ठीक है। क्या हायरार्की होती है? सबसे पहले किंगडम आता है। किंगडम क्या है? लार्जेस्ट, ठीक है, ये लार्जेस्ट है, ठीक है। किंगडम के बाद आता है फाइलम के बाद क्लास के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस के बाद स्पीसीज जो है वो स्मॉलेस्ट इकाई है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? क्लासिफिकेशन की, ठीक है। निमोनिक्स, देखो अगर आपको याद रखना है तो आप कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड शॉप। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों नॉमनक्लेचर की अगर हम बात करें, नॉमनक्लेचर प्रोवाइड डिस्टिंक्ट नेम टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नॉमनक्लेचर में क्या करते हैं हम? एक डिस्टिंक्ट नेम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है सबको? आपको तो पहले हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। यूज बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। देखो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर जो है वो लीनियस चचा ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? लीनियस चचा ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म के 2 नाम हो सकते हैं, पहला तो जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो जीनस और स्पीसीज को हम यूज करते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, किसकी? ह्यूमंस की अगर बात करें तो होमोसेपियंस उनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है, ठीक है। होमो जो है वो जीनस है,
और सेपियंस जो है वो स्पीसीज को दर्शाता है। ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें नामकरण करना है तो हम आईसीबीएन और आईसीजेडएन को फॉलो करते हैं। आईसीबीएन प्लांट के लिए यूज करते हैं, किसके लिए? प्लांट के लिए यूज करते हैं। आईसीजेडएन हम एनिमल के लिए यूज करते हैं, एनिमल के लिए यूज करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एनसीईआरटी की लाइन को हम फिर से पढ़ते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, हर एक नाम के पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जीनस जो है उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जीनस को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, स्पीसीज को हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और या तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे अगर सेपरेटली लिखते हैं, या तो फिर इटैलाइज करेंगे, इटैलियन में लिखेंगे। ठीक है। 2016 में नीट ने एक सवाल पूछा था, 2016 में नीट ने एक सवाल पूछा था, साइंटिफिक नेमिंग का रूल क्या है, जो मैं ऊपर आपको समझा चुका हूं, वही इसका रूल है, वैसे ही आपको करना है। ओके। एनसीईआरटी की फिर से एक लाइन को हम देखते हैं, बात करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है। इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या करते हैं हम? ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। ओके। क्लासिफिकेशन क्या होता है? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। क्लासिफिकेशन इज इक्वल टू सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, किसी चीज को हम सिस्टेमेटिकली अरेंज करें। ठीक है। क्रमबद्ध जो उसकी गणना है या अरेंजमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इट हेल्प इन स्टडिंग सिमिलरिटी, डिफरेंस एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना सिमिलर है, उन दोनों में कितनी विसमानता है, उन दोनों में कितनी विसमानता है, वो अपने पूर्वजों से कितना रिलेट कर पा रहे हैं, तो इन सारी चीजों का हम डिस्कशन करते हैं, या इन सारी चीजों में हमें हेल्प मिलती है। दोस्तों अगर बात करें हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, किसकी बात करें? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें। ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है कैटेगरी में? सबसे नीचे जो होता है वो स्पीसीज होता है। ठीक है। सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है? स्पीसीज होता है। उसके ऊपर क्या होता है? जीनस होता है। जीनस के ऊपर फैमिली होती है। फैमिली के ऊपर ऑर्डर होता है। ऑर्डर के ऊपर क्लास होता है। क्लास के ऊपर फाइलम होता है। और सबसे ऊपर क्या होता है? किंगडम होता है। ठीक है। थिंक ऑफ इट एज नेस्टेड हायरार्की। ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल की अगर बात करें तो कुछ चीजें यहां पे दी है, जैसे मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा जो है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, टिग्रिस जो है किसको? स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेट 2021 में एक ऐसा ही सवाल आया था कि अरेंज कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से आपको पता होगा। ठीक है। और आप एक काम कर लीजिए, एनसीईआरटी के पेज पे जाके, एनसीईआरटी के पेज पे जाके एक फ्लो चार्ट बना होगा, फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बना होगा। वहां पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सारी चीजों को क्रमबद्ध ऐसे लिखा है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है। ऐसे ही लिखा है सीक्वेंस में। ठीक है। ऐसे ही लिखा है। उसके नीचे एक लाइन लिखी है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप वहां से पढ़ के और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वो क्या है, असेंडिंग अरेंजमेंट है उनका या डिसेंडिंग अरेंजमेंट है। क्लियर है? ये इतना होमवर्क आपको करना है। एनसीईआरटी की अगली लाइन पर हम चलते हैं। फिर यहां पे हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में। टेक्सोनॉमिकल एड आर टूल एंड टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। ये क्या इंक्लूड करके रखते हैं? हार्वेरियम। हार्वेरियम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट। जो प्रिजर्व प्लांट है उनका क्या है? स्टोर हाउस है। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? लाइव कलेक्शन ऑफ प्लांट। बोटेनिकल गार्डन में हम जिंदा प्लांट्स को क्या करते हैं? कलेक्ट करके रखते हैं। म्यूजियम में हम क्या करते हैं? प्रिजर्व एनिमल स्पेसिमेन, जो एनिमल स्पेसिमेंस होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क लाइव वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। जिंदा वाइल्ड एनिमल्स को हम उसमें रखते हैं, जंगली जीवों को। की
कीज क्या है? कॉपलेट टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म। की जो है वो क्या है? कॉपलेट है आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म। 2022 में एक सवाल आया था, क्या? which taxonomical aid help in identification using contrasting characters? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं की। क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। उसका जो सही आंसर था वो क्या था? की था। अब सारी चीजों को हम 1 मिनट के अंदर समराइज कर लेते हैं, ठीक है। लिविंग विंग्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी में क्या क्या आते हैं? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नाम देंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे उनका। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या क्या आता है? जीनस नाम होता है, एक तो जेनरिक नाम होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा। हायरार्की, ठीक है, हायरार्की क्या है, कैसी है? स्पीसीज से किंगडम, स्पीसीज सबसे छोटी है, किंगडम सबसे बड़ी है, ठीक है। एड्स की अगर बात करें तो हार्वेरियम, गॉर्डन और कीस, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों बहुत ही क्विकली हमने इस चैप्टर को खत्म कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है कि इसमें लगा होगा, लेकिन क्या था कि हमको पीवाईक्यूज भी डिस्कस करना था। हमारा मोटिव ये नहीं था कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रटा दूं, ठीक है। डेप्थ में जाके भी हम कुछ चीजों को समझना था हमको, उनको भी हमने समझा, पीवाईक्यूज को भी डिस्कस किया। तो अगर इन सारी चीजों को अगर देखें आप तो बहुत ही कम टाइम लगा होगा। दोस्तों आगे की वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर धमाका कर दीजिए भाई।